इंडिया इंडिया की बैंक का स्टॉक्स आपको एज एन इंडियन फैन भारत माता की जय ना बोलने दिया जाए, आपको कैसा लगेगा? जिन्ना की अम्मी याद कर लोगे आप। और अगर स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स इतनी घुस गई है, आपको यही चाहिए तो ठीक है, रोहित शर्मा को रेस्ट देते हैं, मनोज तिवारी से ओपन कराते हैं ना भाई अपन। इतना दोगलापन देख के अश्नीर ग्रोवर कोरोना आ जाए। भले ही आपकी जो न्यूज चैनल है वो बिल्कुल टाइगर जिंदा है टाइप कंटेंट दे रहे हो वहां से, बड़ा आपको एंटरटेनिंग लग रहा हो, बट ऐसा है नहीं। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे सारी न्यूज की बात थोड़े से एंटरटेनमेंट के साथ। ये है मोमिन साकिब, एक बड़े फेमस पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर है। यू नो हिम फ्रॉम द मीम। ओ भाई, मारो मुझे, मुझे मारो। आईसीसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के दौरान इन्होंने एक वीडियो शेयर की जो अपेरेंटली बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ली गई थी। यहाँ देखा जा सकता है कि एक पाकिस्तानी फैन और पुलिस वाले के बीच में बहस चल रही है। बाद में पता चला कि ये पुलिस वाले भैया उस फैन को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने से रोक रहे थे। भाई आई कांट से पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद भारत माता की जय, बट पाकिस्तान जिंदाबाद नॉट गुड, बट पाकिस्तान जिंदाबाद। मोमिन ने वीडियो शेयर किया और लिखा, इट्स शॉकिंग एंड अपसेटिंग टू सी पीपल आर बीइंग स्टॉप्ड फ्रॉम चीयरिंग पाकिस्तान जिंदाबाद एट द गेम। दिस टोटली गोज अगेंस्ट व्हाट द स्पोर्ट इज अबाउट। ये पोस्ट हजारों बार रीट्वीट किया गया और देश दुनिया के लाखों क्रिकेट फैंस ने शेयर किया। और भी कई सारे रिएक्शन सुनाता हूं। जोयदास ने लिखा, पाकिस्तान क्रिकेट फैन हु हैज कम टू सपोर्ट हिज टीम नॉट बीइंग अलाउड टू चीयर फॉर हिज टीम बाय नॉट सेइंग पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया इज नॉट फिट टू होस्ट एनी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट। निमुता एक अकाउंट है, उन्होंने लिखा, पाकिस्तान फैन इज नॉट अलाउड टू शाउट पाकिस्तान जिंदाबाद इन द मैच ऑफ पाकिस्तान, दिस इज नॉट मदर ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। एक और यूजर है पार्थ, उन्होंने लिखा, इंडिया इज सो पॉइजन दैट इट इज अनफिट टू होस्ट अ ग्लोबल टूर्नामेंट, मदर ऑफ डेमोक्रेसी इज स्केर्ड ऑफ अ पाकिस्तानी फैन सेइंग पाकिस्तान जिंदाबाद व्हाइल वाचिंग पाकिस्तान मैच। एंड एक और बड़े फेमस अकाउंट है गब्बर, वो लिखते हैं, व्हाट फूलिशनेस, दे आर पाकिस्तानी फैंस, पुलिस नॉट अलाउइंग देम टू चैंट पाकिस्तान जिंदाबाद। नाउ इफ यू सपोर्ट दिस, जस्ट इमेजिन कि कराची में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो और आपको एज एन इंडियन फैन भारत माता की जय ना बोलने दिया जाए, आपको कैसा लगेगा? जिन्ना की अम्मी याद कर लोगे आप। एंड नाउ इफ यू अग्री, इट मेक सेंस कि भाई पाकिस्तान का बंदा अपनी ही टीम को सपोर्ट करेगा ना भाई, क्योंकि ए वो पाकिस्तानी है, जेएनयू टाइप नारेबाजी वाला भी नहीं, शुद्ध गरीब। एंड बी सीमा की तरह इलीगली बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, लीगल वीजा पर आया है हमारे देश में, तो अपने देश को सपोर्ट नहीं करेगा तो किसे करेगा? एल्विस यादव इन बिग बॉस। एल्विस भाई, भाई पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद ही बोलेगा ना, सिस्टम थोड़ी चिल्लाएगा। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। और पहली बात तो वो लोग जिनको ना स्पोर्ट्स की समझ है ना स्पोर्ट्स की इज्जत है, बस अपनी टॉक्सिक नेशनलिज्म लेके कूद पड़े हो। आप पहले अपना स्टैंड क्लियर करो। जिस दफ्तर से नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट लेते हो वहां से क्लैरिटी भी लेके आओ कि आपका स्टैंड क्या है। पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देंगे, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करने देंगे, लेकिन उनके प्लेयर्स पे फूल बरसा के ओपनिंग सेरेमनी इंटरनेशनल टूर्नामेंट की पाकिस्तान वाले मैच के दिन कराएंगे। इतना दोगलापन देख के अश्नीर ग्रोवर कोरोना आ जाए। क्या कर रहे हैं यार तू? अब इससे पहले कुछ लोग आए कि नहीं पाकियों को सपोर्ट नहीं करने देंगे, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो आपको बता दूं, एक लौता इंस्टेंस नहीं है। कुछ दिन पहले एक अफगानिस्तान के फैन को भी पीट दिया गया था। यही नहीं, जब बांग्लादेश से भी मैच हुआ था तो उनका सबसे बड़ा फैन है एक टाइगर शोएब, हर जगह फेमस है वो, तो उसको भी हरास किया गया था, उसका टाइगर फाड़ फूड़ दिया था। इनफैक्ट वो वीडियो वायरल हुई तो वहां भी बड़ी थूथू हुई। ऐसे लोग घर पे मैच देखने लायक नहीं है, स्टेडियम पहुंच जा रहे हैं। ये कैन डू जनरेशन एंड एज एन इंडियन एंड स्पोर्ट्स फैन इट इज एम्बैरेसिंग कि अगर हम किसी दूसरी टीम को सपोर्ट ही नहीं करने देंगे तो एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट किस मुंह से होस्ट करेंगे भाई। और अगर स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स इतनी घुस गई है, आपको यही चाहिए तो ठीक है, रोहित शर्मा को रेस्ट देते हैं, मनोज तिवारी से ओपन कराते हैं ना भाई अपन। 50। अब इसमें प्रॉब्लम पता कहां है कि दूसरे देश के प्लेयर्स पर रिलीजियस स्लोगन्स मारना, दूसरे देश के लोगों को अपनी टीम को सपोर्ट ना करने देने, इससे कुछ लोगों का एजेंडा तो चमक रहा है बट हमारे देश का नाम खराब हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अभी आप वीडियो में आगे देखोगे कि हम ओलंपिक्स होस्ट करने की बात कर रहे हैं एंड ये हरकतें हमारी एज अ स्पोर्टिंग नेशन इमेज खराब करती है। आपको क्या लगता है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन देखेगी नहीं? क्योंकि आज नहीं तो कल इंडिया ओलंपिक होस्ट करेगा, वहां भी पाकिस्तान आएगा, तो क्या करोगे आप? और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को आईसीसी की तरह दबा नहीं पाओगे आप। बेसिकली कहने का मतलब ये कि देशभक्ति के नशे में इतना ना चूर हो जाए कि अपने ही देश का नाम खराब कर दें हम। इंडिया 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 इंडिया, अबे पाकिस्तान देख तेरा बाबर का डाबर हो गया है। इंडिया कोहली कोहली कोहली, अबे तू भी चिल्ला रहा है इसकी बैंड का स्टॉक्स। इंग्लैंड देख रहा, गाली दे, बांग्लादेश का प्लेयर है साकिब, गाली दे, अफ्रीका का प्लेयर आ रहा है, ए काले नायक जय भारत। तू भी गा ना, ये क्यों खड़ा नहीं हो रहा? क्या मतलब लंगड़ा है? ये काला क्यों पहना है तूने? हैं? मातम चल रहा है यहाँ? हम क्या करें? न्यूजीलैंड से है तो हमारे यहाँ अपशगुन होता है उतार से।
खैर इसी दौरान इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने दोहरा शतक मार दिया, डबल सेंचुरी, बट स्टेडियम में नहीं बल्कि रोड पर। रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश के मैच के बाद रोहित शर्मा का चालान काटा गया क्योंकि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर वो लैम्बोर्गिनी चलाई जांदे हो और 200 के पार कल्ले कल्ले जांदे हो, 200 प्लस स्पीड। भैया ये वाला 200 नहीं चाहिए आपसे। इस टाइम पर स्पीड बढ़ाने की अनुमति सिर्फ बुमराह और सिराज के पास है। आप पब्लिक का सेंटीमेंट नहीं समझ रहे। परंतु भाई कुछ समझाओ इन लोग को। वैसे उर्वशी के फोन पे तुमने ही गपचा मारा ना? नहीं ठीक है, ठीक। बहुत बकवास करती थी यार वो वैसे भी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज रही एलजीबीटी कम्युनिटी को लेकर। इधर आओ जरा, तुम्हारे प्रोनाउंस क्या है? अरे ही हिम दे देम, मी माई सेल्फ। जेंडर छोड़ो, पहले तुम ग्रामर ठीक करो अपनी। तो एलजीबीटी कम्युनिटी की काफी टाइम से डिमांड थी कि भाई देश में सेम सेक्स मैरिज लीगल करी जाए। मतलब 377 के बाद अब शारीरिक संबंध बना लिए, पारिवारिक संबंध बनाने दो ना भाई। आप दो ना। तर्क ये था कि शादी एक मौलिक अधिकार है, मैरिज इज अ फंडामेंटल राइट एंड इवन नॉन बाइनरी कपल शुड बी अलाउड टू गेट मैरिड। नॉन बाइनरी मतलब पता है? मैथ में कितने नंबर आए थे? 37। इसके अलावा डिमांड ये थी कि जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको अडॉप्शन राइट्स दिए जाए एंड जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है वो भी सेम सेक्स कपल्स के अकॉर्डिंग रखी जाए। ठीक है। दूसरा पक्ष था सरकार का, जिन्होंने बोला था कि भाई सेक्स सूक्स कर लो बट आपको मैरिज राइट्स नहीं दे पाएंगे क्योंकि ए उससे बहुत ज्यादा लीगल चेंजेस करने पड़ेंगे, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, फलाना ढिमकाना मैरिज एक्ट, बहुत सारे लॉज चेंज करने पड़ेंगे। एंड बी शादी तो आदमी औरत की हो सकती है ना, बच्चा पैदा करना होता है, समाज का भी ख्याल रखना होता है, समझा करो, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। काफी लंबे टाइम तक कोर्ट ने इस पर सुनवाई करी। 5 जजेस की एक बेंच बैठी, विच इंक्लूडेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हेमा कोहली एंड जस्टिस पीएस नरसिम्हा। और फिर 3-2 की बहुमत से कोर्ट ने डिसाइड किया कि भैया नहीं, सेम सेक्स कपल्स को मैरिज राइट्स हम नहीं दे पाएंगे। अच्छा, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सा मसला है तो पहले तो लाइक कर दो, दूसरा ध्यान से सुनना वरना ट्रेन छूट जाएगी और तुम जब भी मैट की गीत भी नहीं हो। कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो मैरिज इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, शादी करना आपका मौलिक अधिकार नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको अधिकार चाहिए, अगर आपको लॉज में चेंज चाहिए तो भैया वो काम हमारा नहीं है, वो काम लेजिस्लेचर का है। आप पार्लियामेंट के पास जाओ, नेताओं से बात करो, हमारे पास लॉज चेंज करने की पावर नहीं है। हम पे तो आई नो। एंड सरकार का मैं आपको बता चुका हूं, उनका कहना था कि भाई समाज का एक ताना बाना है, हम आपको शादी करने की अनुमति नहीं दे सकते, सुहागरात रोज मनाओ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर रिकॉग्नाइज किया कि ये जो कम्युनिटी है काफी मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, समाज में बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। इसी को लेकर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को यह आदेश दिए कि भाई आप चाहे एक कमेटी बनाओ, चाहे आप कोई और स्टेप्स लो, बट आप ये इंश्योर करो कि इस कम्युनिटी के साथ और डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अक्षय कुमार की कसम खाओ, समाज में उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। ये बात तो माननी पड़ेगी कि आजकल समाज काफी बदल गया है। पहले के जमाने की बात अलग थी, बट जो हमारी जनरेशन है, हम सब कोई ना कोई कम से कम एक ऐसी व्यक्ति को जानते हैं जो एलजीबीटी कम्युनिटी का होता है, अपने आप को एज लेस्बियन या गे अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। तो आपका इस मामले में क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि भाई क्या सेम सेक्स मैरिज अलाउ की जानी चाहिए? जैसे 377 हटाकर सेम सेक्स को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, क्या उनको अब शादी की भी अनुमति देनी चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में #LGBT लिखकर अपना ओपिनियन कमेंट कर सकते हो। बट हाँ, LGTV वाले जोक्स नहीं मारना, थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ, ज्यादा डैंकबाजी नहीं, थोड़ा लिबरल टाइप सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। ऑफेंड हो गए ना तो वो वाली गाली खाओगे कि डिक्शनरी खोले बिना समझ भी नहीं पाओगे। चलो, सुप्रीम कोर्ट की बात हो ही रही है तो दूसरे वाले फैसले पर भी बात कर लेते हैं। आपने अगर पिछला एपिसोड देखा है तो आपको पता होगा कि एक केस चला था जहां पर एक महिला जो 6 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका था प्रेग्नेंट हुए, वो कोर्ट में गई थी और उन्होंने अबॉर्शन की अनुमति मांगी थी। बोला था कि भाई हम एक मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं और हमको बच्चा अबॉर्ट कराना है। तो वहां पे कोर्ट्स भी कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि भाई बच्चा इतना डेवलप हो गया था कि अबॉर्शन करने दें तो मां का अधिकार, लेकिन दूसरी तरफ भाई भ्रूण हत्या का भी डर है क्योंकि भाई फीटस इतना डेवलप हो चुका है। खैर, इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन फाइनल किया और कहा कि नहीं, आप बच्चा अबॉर्ट नहीं कर सकते। वैसे तो हम प्रो चॉइस हैं, बट इन दिस केस इट वुड बी अगेंस्ट द लॉ। और दूसरी बात, डॉक्टर्स ने भी अपनी स्टैंडर्ड लाइन छेप दी है, बच्चे की जान को कोई खतरा नहीं है, तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि भाई आप डिलीवरी की तरफ आगे बढ़ें। हाँ, इसका कोई अगर खर्चा होगा तो वो स्टेट उठाएगा, उसकी आपको चिंता नहीं करनी। और एक बार डिलीवरी हो जाती है, अगर आपको फिर भी बच्चा नहीं चाहिए तो अडॉप्शन प्रोसीजर में भी स्टेट आपकी हेल्प करेगा। अगली न्यूज है इजराइल पैलेस्टीन वॉर से रिलेटेड, गाजा में जो युद्ध चल रहा है उससे रिलेटेड। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। देखो, इजराइल पैलेस्टीन वॉर का एग्जैक्ट इशू क्या है, आपको इंटरनेट पर भतेरी वीडियोस मिल जाएंगी। कुछ
वॉर समझाने के लिए, कुछ व्यूज छापने के लिए, बट वीडियो मिल जाएगी। खैर, जैसा कि आप जानते हैं, इस हफ्ते की सबसे बड़ी हाईलाइट रही जब गाजा के अल अहेली अरब अस्पताल में एक मिसाइल एक्सप्लोजन हुआ। अच्छा, यहां ना एक बात समझो, कभी भी किसी दो देश के बीच में युद्ध चल रहा हो तो वहां पे कुछ प्रोटोकॉल्स चलते हैं, अंग्रेजी में जिन्हें कहते हैं आजकल जेनेवा कन्वेंशन। उसके अकॉर्डिंग आप एक तो सोल्जर्स जो होते हैं, वुंडेड सोल्जर, उनको किसी एक डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। फिर मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ओल्ड एज होम्स हो गए, ऐसी जगह को हमेशा परे रखा जाता है, इनको कभी टारगेट नहीं किया जाता। अगर कभी भी किसी स्कूल या हॉस्पिटल पे हमला होता है तो वो एक वॉर क्राइम कंसीडर किया जाता है। बेसिकली कहने का मतलब ये कि एवरीथिंग इज नॉट फेयर इन लव एंड वॉर। यहां पर क्या हुआ कि इस अस्पताल में एक मिसाइल गिरी जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, ज्यादातर बच्चे और महिलाएं। सबका ये मानना है कि ये मिसाइल जो है वो इजराइल की आर्मी ने गिराई है, बट इजराइल की आर्मी का कहना है कि नहीं, ये तो वहां का एक लोकल टेररिस्ट आउटफिट है, उन्होंने ही मिसाइल गिराई और अपने ऊपर ही फायर कर ली। बट एनीवे, सबका अभी तक अपना अपना साइड था, कोई इजराइल की साइड, कोई पैलेस्टीन की साइड, बिल्कुल चितपट वाला मसला था। बट ये एक ऐसा इशू है जहां पर यूनानिमसली सबने बोला है कि भाई सबसे लो पॉइंट हो चुका है अभी ये वॉर का, क्योंकि जहां हॉस्पिटल, स्कूल्स, ऐसी जगह टारगेट होने लगे और सही में बिल्कुल इनोसेंट लोग, वो लोग जो अभी अस्पताल में हैं, सब कुछ खो चुके हैं, वो भी अपनी जान गंवाने लगे, देन इट मेक्स नो सेंस। फिर साइड लेने का मतलब नहीं होता, देन यू हैव टू कॉल फॉर पीस। तो भाई इसमें फिर पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि काफी टाइम के बाद, गाजा पे पूरा ब्लॉकेड करने के बाद, इजराइल अब फाइनली गाजा में रिलीफ मटेरियल अलाउ कर रहा है, एक सेफ पैसेज दे दिया जहां से दुनिया भर के जितने भी रिलीफ मटेरियल हैं, मेडिकल सप्लाईज हैं, वो अब गाजा की तरफ जा रहे हैं। तो गाजा वालों के लिए कुछ तो रिलीफ है। और अगेन यहां पे मैं ये भी मानता हूं कि यार जैसे हमास का वो हमला गलत था ना, ऐसी जो अब इजराइल बिल्कुल बेइंतहा बॉम्बिंग कर रहा है, ये भी आपको एक पॉइंट पे आके गलत बताना पड़ेगा। एंड दिस इज द डार्क साइड ऑफ द वॉर। भले ही आपकी जो न्यूज चैनल है वो बिल्कुल टाइगर जिंदा है टाइप कंटेंट दे रहे हो वहां से, बड़ा आपको एंटरटेनिंग लग रहा हो, बट ऐसा है नहीं। वॉर इज समथिंग टू नेवर चीयर अबाउट। इनोसेंट्स डाई, पॉलिटिशियंस एंजॉय। हो गया, आई स्टैंड विद दिस, आई स्टैंड विद दैट, सिट डाउन एंड कॉल फॉर पीस। चलो वापस आते हैं अपने देश पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है जहां पर उन्होंने निठारी कांड के दोनों आरोपी मनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया है। अच्छा, जिसको निठारी कांड के बारे में नहीं पता, एक रीजन है जिसकी वजह से इसको कहानी नहीं कांड कहते हैं। और पता है भाई जो हिंदी से वाकिफ है कि कांड तभी कहते हैं जब कोई बहुत बड़ा हो जाता है। तो कहानी ये थी कि 2006 में दिल्ली के पास नोएडा में एक गांव है निठारी, तो वहां पर एक नाले से इंसानों के कंकाल मिलने लगे, इंसानों के शव मिलने लगे, है ना। वो एक मिला, जब पुलिस को बताया तो पता चला कि भाई दूसरा मिला, तीसरा मिला, पूरा नाला खंगाल गया तो भाई 15-16 शव मिल गए, ज्यादातर इनमें से बच्चों के शव थे। अभी नाले के बगल में ही एक इंसान था, मनिंदर सिंह पंडेर, उसी की कोठी थी। जब इन्वेस्टिगेशन हुई और फिर मनिंदर सिंह पंडेर और उसके जो एक हाउस हेल्प था, जो नौकर था सुरेंद्र कोहली, उसको अरेस्ट किया तो पता चला कि भाई यहां पर कैनिबलिज्म इन्वॉल्व था। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि बच्चों को अबडक्ट करके, उनको असॉल्ट करके, रेप करके मार दिया जाता था, फिर उनकी बॉडी को खा लिया। कैनिबलिज्म इन्वॉल्व था इस केस में, और ये इतना बड़ा उस टाइम पे केस था कि दुनिया की फट ली थी कि इतने सारे बच्चे गायब हो रहे थे और मार काट के खाए जा रहे थे। उस टाइम पर जिसने इस केस को फॉलो किया है वो समझेगा कि भाई अगर सोच भी लो ना तो बुरे सपने आते थे, इतना बड़ा कांड था ये। बिल्कुल ऐसा लग रहा है क्राइम तक का एपिसोड हो गया अपना। खैर आगे बढ़ते हैं। एक इंटरेस्टिंग न्यूज सुनो। कुछ इंटरनेट कमेंट्स को लेकर मिलोनी ने अपने बॉयफ्रेंड से एक काम करते हैं, मीम रिव्यू ही कर लेते हैं, चुल बहुत है ना तुम लोग को। जॉर्जिया मेलोनी अनाउंसेस सेपरेशन फ्रॉम पार्टनर आफ्टर 10 years। मोदी जी, योजना ऐसी नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये वाली क्रोनोलॉजी चली है क्या? मोदी जी सेंडिंग सपोर्टिव टेक्स्ट टू जॉर्जिया मेलोनी आफ्टर शी अनाउंस्ड हर सेपरेशन फ्रॉम हस्बैंड। लड़का लोग सुन लो, स्वीट स्पॉट तो यही होता है, जैसे ही उसका ब्रेकअप हो लोहा गरम है, तभी हथौड़ा मारने का, जाके टेक्स्ट करने का, यू डिजर्व बेटर। जॉर्जिया मेलोनी सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड। रुफेल बाबा एंड अदर्स, तुम लोग के घर पे बुलडोजर चलेगा और जब सामान पैक करके जाओगे ना तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। चलो अगली न्यूज है स्टूडेंट से रिलेटेड। सरकार ने डिसाइड किया है कि अगर कोई स्कूल का बच्चा टाइम पर असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाता है तो उसके टीचर उसको पूरी क्लास के सामने बेइज्जत नहीं कर पाएगा, वो इलीगल होगा। जोकिंग, डंडे पड़ेंगे, फिर हैंड्स अप करके बाहर खड़ा कर दिया जाएगा तुमको। खैर न्यूज है बच्चों के लिए एक अपार कार्ड। अब जैसे कि हमारा आधार कार्ड होता है ना, जिसकी फोटो में कुदरत का फिल्टर लगा होता है, हर देशवासी का एक यूनिक आइडेंटिटी, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिससे आप सरकारी स्कीम्स, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करते हो। ऐसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर देश के सारे स्टूडेंट्स के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस
अपार कार्ड बनेगा, जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। बेसिकली आपके स्कूल का ही एक आईडी कार्ड होगा, बट नेशनल सेंट्रलाइज डेटा होगा उसका। मतलब आपको एक यूनिक आइडेंटिटी मिलेगी जो हर स्टूडेंट की अलग होगी, और एक आपका क्यूआर कोड होगा जिसमें आपकी सारी एकेडमिक डिटेल्स, आपने भाई कहां से पढ़ाई की है, माँ बाप की इंफॉर्मेशन कहां है, रहते कहां हो, एज क्या है, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, कितने बंक मारे आपने, सब कुछ फीड होगा। और इससे फायदा ये होगा कि कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, उसकी सारी एकेडमिक डिटेल्स एक ही जगह मिल जाएंगी। तो भाई अगर कॉलेज वालों को मार्कशीट चाहिए तो वो वहां पे आपको मिल जाएगी। अगर आप कहीं स्कूल चेंज कर रहे हो तो टीसी ट्रांसफर का सिस्टम है, वो भी बड़ा आसान हो जाएगा। और फिर कूल कितना लगेगा यार, अपना पर्सनल क्यूआर कोड, यूनिक आईडी। मेरी बस सरकार से इतनी रिक्वेस्ट है कि सेक्सी लगना चाहिए, मतलब ऐसे स्कूल की तरह नहीं हो, गंदे प्रिंटिंग के साथ वो देते हैं, थोड़ी भी ऐसी आती है हम लोग की। स्कूल वाला ऐसा मतलब कूल लगना चाहिए अपन ऐसे करके कि लड़की देख के बोले कि ओ माय गॉड माय बॉयफ्रेंड। भावनाओं में बह जाता हूं मैं। चलो आखिरी न्यूज है आपकी जनरल नॉलेज के लिए। 2 नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे रघुबर दास जी, जो बीजेपी के काफी दिग्गज नेता हैं, उनको उड़ीसा राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया है। साथ ही बीजेपी के साउथ के एक बड़े लीडर हैं इंद्रसेन रेड्डी जी, इनको त्रिपुरा राज्य का नया गवर्नर अपॉइंट किया गया है। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है, ये सब हम सभापत्र में बता चुके हैं। कर लो सब्सक्राइब, इंफॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, हम ना हर हफ्ते एक ऐसी न्यूज पे बात करते हैं जो आपको कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट देती है कि नहीं? ऐसी ही एक और न्यूज सुनो। 9 तारीख को तेलंगाना राज्य में असेंबली इलेक्शंस की डेट अनाउंस हुए कि भैया ये है, यहाँ पे अपने असेंबली इलेक्शंस होंगे। उसके सिर्फ एक हफ्ते के अंदर तेलंगाना में पुलिस वालों ने 100 करोड़ से ऊपर के माल सीज किया है, जिसमें दारू, सोना और कई सारी फ्रीबीज शामिल थी जिन्हें वोटर्स को लुभाने के लिए यूज किया जाना था। अब यहाँ पे मैं कहना यह चाहता हूं कि बस आप ये समझो कि एक स्टेट में एक हफ्ते के अंदर 100 करोड़ का माल पकड़ा गया। ये तो वो बस जो सीज हुआ, बाकी जो निकल गया वो जाने दो। और ये असेंबली इलेक्शंस है, मतलब आप सोचो कि कितने बड़े स्केल पे काम होता है जहां वोटर्स को लुभाया जाता है ना, कितने बड़े स्केल पे वोट्स मैनिपुलेट होते हैं, बस आप अपना अंदाजा लगा। ऐसे नहीं इलेक्शन कमीशन वाले पागल होते हैं, जगह जगह नाकाबंदी कर देते हैं, चेकिंग चालू कर देते हैं, क्योंकि भाई तस्करी भी बढ़ जाती है। नॉनसेंस। ये है एयर एशिया के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टोनी फर्नांडिस जी, और ये कोई थाईलैंड की मसाज पार्लर में नहीं बैठे हैं, एज यू कैन सी। ये अपने ऑफिस की एक मीटिंग ले रहे हैं। हाँ, इस हफ्ते एक पिक वायरल हुई जहां देखा जा सकता है कि ये अपने ऑफिस की मीटिंग और मसाज दोनों साथ साथ ले रहे हैं। रहा नहीं जाता। हाँ पता है, अच्छा नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है, बट क्रेडिट वेयर ड्यू। कितने डाउन टू अर्थ इंसान यार, ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी मीटिंग से हटके सीधे समोसे तलने बैठेंगे। और इसमें सबसे मजेदार बात ये कि ये पिक ना लीक वगैरह नहीं हुई है, ये उन्होंने खुद अपने लिंक्डइन पे पोस्ट की है और बताया कि देखो भाई हमारी कंपनी का वर्क कल्चर कितना अच्छा है कि मैं मसाज और मीटिंग दोनों साथ साथ कर पा रहा हूं। सर आई एग्री, आपके वर्क करने का तरीका अच्छा तो है, बट थोड़ा कैजुअल है। ओए क्या बात है सर। एयर एशिया, इंडिगो, एयर इंडिया, किसी की भी फ्लाइट में चढ़िए, आप मुंबई आ रहे हैं। नाउ आई नो जिस चीज का सर फ्लेक्स कर रहे हैं, यू माइट कॉल इट ग्रॉस, अनकंफर्टिंग, अनप्रोफेशनल, बट यू हैव टू एडमिट इट। हाउएवर बैड दिस माइट बी, इट्स स्टिल बेटर देन एयर एशियाज कस्टमर एक्सपीरियंस। अच्छा, अभी ना अपना वीडियो का एडिट चल रहा है और थोड़ी देर में एक टीम मीटिंग होने वाली है, तो मुझे ना अंदर से बहुत वो हो रही है चुल, क्योंकि देखो वर्क कल्चर तो अपना भी काफ़ी लिबरल है और मैं सोच रहा हूँ कि इन लोग के थोड़े मज़े ले लिए जाए। बस मुझे इन लोग की थोड़ी देखनी है जब मैं करूँगा ये। चलो निधि, तुमने न्यूज़ नोट बोर्ड भेज दिया? नहीं अभी नहीं भेजा भैया, बस आधे घंटे में भेजती हूँ, होने वाला है मेरा। सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी पे क्या किया था तुमने? अच्छा वो अभी बहुत बड़ा है, बताते जाओ। हमारा बेसिक था ना कि हम लोगों से वॉक्स पॉप की तरह क्वेश्चंस पूछेंगे बेस्ड ऑन देयर ओपिनियंस। ब्लॉग्स पर रील फॉर्मेट एग्जैक्टली। तक भाई कहाँ हो आप? किधर हो आप? किस कमरे में हो? वो मल्टीटास्किंग कर रहा है। तुमने क्या सोचा? एक टॉपिक का मान लो एजुकेशन सिस्टम ले लेते हैं, तो व्हाट पीपल हम देखो ठीक है बोलो। व्हाट पीपल फ्रॉम। तो गाइस अभी तक मैं तुम लोग को पता रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि वो अपना नॉनसेंस न्यूज़ वाला है ना, तो उसके चक्कर में ना तो ये शमीम का ऐसे थोड़ा सा फैन था। ओके नाउ गुड न्यूज़ इन द हाउस, गिव मी अ चेयर। सफेद कपड़ा नेवर माइंड। अच्छा इस टाइम ना नौ दुर्गा का सीजन चल रहा है, गरबा वगैरह खेला जाता है, और अगर आपका कोई गुज्जू दोस्त नहीं है तो लेट मी गिव यू एन इनसाइट। ये इतना भौरिया जाते हैं सेलिब्रेशन के टाइम पे कि इनको फुटपाथ से लेके बाथरूम तक हर चीज डांस फ्लोर लगती है।
ये गर्भा के प्राणी बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि क्या अप्रोप्रिएट है क्या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब ये वाली न्यूज सुनो। कोल्हापुर में एक एम्बुलेंस बड़ी तेजी रफ्तार से जा रही थी ट्रैफिक से। भाई 4 व्हीलर वालों ने उनको साइड दी, 2 व्हीलर वालों ने साइड दी। जाते जाते एम्बुलेंस ने एक गाड़ी को ठोक दिया। बाद में जब लोगों ने एम्बुलेंस को खोला तो पता चला उसमें पेशेंट नहीं थे, डॉक्टर्स थे। और ये डॉक्टर्स हॉस्पिटल नहीं, गर्भा पार्टी में जा रहे थे। शाबाश। देखो दोस्तों, डॉक्टर्स हो, थोड़ा रिस्पेक्ट है तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बट हाँ, दशहरा के बाद ना सबसे पहला इलाज खुद का करना है। अगली इंटरेस्टिंग न्यूज इज फ्रॉम नोएडा। नोएडा नहीं, नोएडा में एक युवक ने गुस्से में आकर गोलगप्पे वाले पे चाकू से वार कर दिया क्योंकि वो उसे गोलगप्पे देने में देरी कर रहा था। What? हाँ, ये तब हुआ जब वो गोलगप्पे खाने गया और जब वो गोलगप्पे वाले भैया ने बोला कि थोड़ी भीड़ लगी, आप लाइन में खड़े हो, तो उसके बाद पे आर्गुमेंट हो गया और उसने उसके चाकू से वार कर दिया। मतलब गोलगप्पे देने में देरी की तो चाकू से मार दिया। अगर सूखी पापड़ी देने से मना करता तो उसके ऊपर फार्चूनर चढ़ा देनी थी इसे। ये भी नहीं बोल सकते कि पागल कुत्ते ने काटा है क्या, क्योंकि नोएडा वाला है, क्या पता काटा हो। पहली पॉजिटिव न्यूज है स्पोर्ट्स को लेकर, द गेम ऑफ क्रिकेट, और एज वी कॉल इट इन हिंदी, बीसीसीआई की बपौती। क्रिकेट अब इंडिया के लिए पैसों के साथ साथ एक ओलंपिक मेडल भी ला सकता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी ने फाइनली क्रिकेट को 2028 के ओलंपिक रोस्टर में डाल दिया है। यानी कि 2028 जो ओलंपिक्स होगा लॉस एंजलिस में, उसमें अब क्रिकेट का T20 फॉर्मेट खेला जाएगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने 2036 के ओलंपिक्स को इंडिया में होस्ट करने की इच्छा जताई है। IOC कमेटी को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर मौका मिले तो आने वाले टाइम के यूथ ओलंपिक्स और 2036 में होने वाले ओलंपिक्स को इंडिया में होस्ट किया जाना चाहिए। भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। अच्छा, यहाँ पे ना 2 चीज नोट करने लायक है। पहली बात तो कोई भी देश जब एक ओलंपिक इवेंट होस्ट करता है तो उसकी एक सॉफ्ट पावर के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है ना। आप ओलंपिक होस्ट कर रहे हो, देश दुनिया की निगाहें आप पर हैं, दुनिया भर के एथलीट आपके देश में आएंगे, आपके देश को कल्चर प्रमोट करने को आपको मौका मिलेगा। और दूसरी बात, इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी बेट होती है ना। कोई भी देश ओलंपिक होस्ट करना उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगर फॉर एग्जांपल आपको बताऊं तो 2020 में जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे, माना जाता है कि $13 बिलियन लगभग का खर्चा आया था जापान को, जिसको लेकर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए थे कि भाई कि इकोनॉमिकली फीजिबल है क्या। अभी हाल ही में देखा गया है कि कई सारे ऐसे सिटीज है जिन्होंने अपनी ओलंपिक दावेदारी वापस ले ली है कि भाई इकोनॉमिकली उतना फीजिबल नहीं है। बट हाँ, अगर ये होस्ट होता है तो एक देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी, खासकर हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारा वो देश है जहां कॉमनवेल्थ गेम्स भी आगे चल के स्कैम बन जाता है। तो ओलंपिक्स होस्ट करना सक्सेसफुली बिना करप्शन के होस्ट करना एक बहुत बड़ी बात होगी। अगली पॉजिटिव न्यूज है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डियरनेस अलाउंस को 4% से बढ़ा दिया है। अगर आपको नहीं पता तो इन्फ्लेशन बीट करने के लिए जो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं ना, सरकारी बाबू, इनको एक डियरनेस अलाउंस मिलता है सैलरी का, जो कुछ हो सकता है कि भाई 46%, 48% पे कमीशन के हिसाब से लगता है, उसको 4% से बढ़ा दिया है। इसी के साथ साथ जो ग्रेड बी और ग्रेड सी के एम्प्लॉइज हैं, उनको एक दिवाली का 7,000 रुपए का बोनस देने का भी ऐलान कर दिया गया है। तो भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके लिए तो पैसा ही भैया ऐसे ही थोड़ी सरकारी नौकरी के लिए बालक जी जान लगावे हैं। घर मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, पेंशन मिलती है, बोनस मिलता है, और क्या चाहिए। कौन बोला रशियन? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। और अगली पॉजिटिव न्यूज है मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पर आने वाले टाइम में मध्य प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, वोट डालेंगे लोग। और इंदौर में ना एक जगह है 56 दुकान करके, जहां पर कई सारी दुकान है, खाने पीने का एक अच्छा हब है। और वहां पर अगर आप इंदौर में रहते हैं, अगर आप अर्ली आवर्स में वोटिंग कर लेते हैं तो जाना है आपको, वहां पे इंक दिखानी है अपनी इलेक्शन वाली, और आपको फ्री पोहा जलेबी खाने का मौका मिलेगा। ये वहां के दुकानदारों ने डिसाइड किया है कि वोट दो, फ्री पोहा जलेबी खाओ। और पोहे खाने की सबसे बढ़िया टेक्निक बताता हूं, गरम पोहा, बढ़िया उसमें धनिया की गार्निशिंग, थोड़ा सा नींबू और बढ़िया आलू भुजिया, वो भी करारे सीढ़े वाले नहीं, मिला के जब खाना ना, हा, फिर तो साला बीजेपी जीते या कांग्रेस, तुमको फर्क नहीं, तुम मुंह माया से ऊपर उठ चुके होगे। अच्छा, पहले के टाइम पे ना न्यूज कोई भी होती थी उस पर ओपिनियन बनते थे लोगों के। आज के जमाने में लोग न्यूज पर मीम्स बनाते हैं, और वही हम रिव्यू करते हैं अपने अगले सेगमेंट में। और जनाब क्या चल रहा है? हफ्ते की सबसे वायरल वीडियो, जहां पर एलिजिडली कबूल किया गया है सबसे बड़ा बॉलीवुड की जो कंट्रोवर्सी थी उस पे विराम लगा है कि क्या टाइगर श्रॉफ ने श्रद्धा के सामने पादा था कि नहीं पादा था। अलीशा बोली श्रद्धा के सामने तो पाद दिया। अरे नहीं पादा यार, why is everything I farted? Yeah, I sat on, we were playing some game. पादा नहीं था यार, वो तो उसके पैंट फटने की आवाज थी, लेकिन वो तो जींस पहना था। हाँ, तो उसकी साउथ अफ्रीकन कैप्टन टेम्बा बबूमा की एक बड़ी इमेज वायरल हुई जब वो नेदरलैंड से हारे। तो उसी पर साचिया ने मीम बनाया, लिखा है शादी में आए फूफाजी नहाने के लिए बाथरूम खाली होने का इंतजार करते हुए। भाई बड़ी डरावनी सी इमेज है इसकी। देसी 90s किड लुकिंग एट द वर्ल्ड कप रैंकिंग टेबल।
मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया बॉटम पर है। हाँ यार, एक पॉइंट पे ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे आ गई। 4-5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन सबसे नीचे 2 मैच हार गई भाई, सदमा। आफ्टर सीइंग सो मेनी इंडियन जर्नलिस्ट इन इजराइल में चुनाव लड़ सकते हैं? इजराइल में पाकिस्तान के नाम पे वोट मांग सकते हैं क्या? कुछ भी। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, पाकिस्तान के नाम पे नहीं, पैलेस्टीन के नाम पे वोट मांगना पड़ेगा फिर। शी वेंट टू वॉर जोन फॉर अ फोटोशूट, व्हाट्स नेक्स्ट? रील्स ऑन इंस्टाग्राम। बकायदा एस्थेटिक वॉर जोन में ये लोग जाके ना फोटोएं खींच रहे हैं ये लोग। ये हेलमेट रेस वाला नहीं है मैडम कि आप अभी इसको पहन के ना केटीएम पे बैठ के पैलेस्टीन का राउंड लगाने लगोगी। रिपब्लिक हैज गॉन टू द नेक्स्ट लेवल इन बूटलेगिंग। युद्ध में भारतीय सेना की एंट्री, जान बचाकर भागा हमास, अटैक पर अटैक। ये देखो मोदी जी की बढ़िया फोटो, अटैक ही अटैक। ये लोग कहीं भी हो अपना एजेंडा ढूंढ लेते हैं। Some people while fasting, पहले तो चाय पीऊंगा, फिर 1 प्लेट साबूदाना की खिचड़ी खाऊंगा, फिर 2 प्लेट ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, और रात को सोते वक्त आलू की चिप्स पे लूंगा। ये कैसा फास्ट है तुम लोगों का? थोड़ा स्लो करो अपने फास्ट को। When my dad is scolding me, my sister। और फिर इसमें नमक, ये देखिए नमक स्वाद अनुसार, जली पे नमक स्वाद अनुसार। पापा इसने हम सबको पागल समझ रखा है, आपको बेवकूफ बनाता है। 11 बजे से पहले सो जाएगा बोल रहा था, 2:30 बजे तक सलोनी के साथ लगा रहता है फोन पे। बगल वाली आंटी बोल रही थी नाके पे सिगरेट पीते भी देखा था ये। द ओनली वे टू सॉल्व इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। एक सेकंड, ध्रुव राठी। रुको, ये खून कब तक बहाओगे? दुश्मनी का बीज कब तक बोओगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल तलवार, हाउ आई वंडर व्हाट्स इट्स धार। कुछ समझे? नहीं समझे? मैं भी नहीं समझा। इससे अच्छा नीतीश भाई से कॉम्प्रो करा लो, वो आगे बोलेंगे। देखिए ये जो वॉर है इससे आप दोनों का कुछ नहीं होगा, इससे अमेरिका और रशिया जैसे देश फायदा उठाते हैं। आपके युवकों का कुछ नहीं होगा, वो नल्ले बेरोजगार रह जाएंगे। अब मुझसे कोई कोलैब नहीं करेगा। अच्छा मुझे ये बताओ, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। मोदी मोदी क्या करता है? कोई काम क्या करता है आपको पता है? गाना गाता है। अगली बार भी मोदी सरकार। माई ब्रेन बिफोर क्लास 10th। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? भागवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज सिमरीनाथ बिहार बांदा। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? माय नेम इज विवेक कुमार। माई ब्रेन सेल्स आफ्टर 10th। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? हाँ, ये होता था यार 10th के पहले पूरा एक बस्ता होता था, लेके जाते थे भाई किताब वगैरह। 11th और 12th 2 पूरी क्लास निकल गई, एक रजिस्टर नहीं बना था मैंने। कुछ मैटर नहीं करता यार, सिर्फ एक चीज याद रखना कि मैंने खट्टी टॉफी खाई है। आप जो है औरतों का हैरेसमेंट बंद करना चाहते हैं, जो औरतों को तंग करते हैं लोग बंद करना चाहते हैं, मगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी जरूरत क्या है? The unexpected nature of the move, the unpredictable। चैड अर्नब गोस्वामी ने इतने टाइम से जर्नलिज्म नहीं की कि अब वो सवाल पूछना ही भूल गया है, कुछ भी बोल देता है अब वो। द फैक्ट दैट पीपल लाइक हिम एग्जिस्ट इज द रीजन इंडिया इजंट ग्रोइंग एज अ कंट्री। ओहो, इज ही फ्रॉम हरियाणा? नो ब्रो, आसाम एज फार एज आई नो। एवरेज दिल्ली बॉयज। अर्बन गोस्वामी, you guys shame on you all for spreading this kind of shit. Like seriously, you call him Sigma? Look where this world has come to. Drugs मांग रहा है। This is not Sigma. Don't entertain this shit. Yeah bro, I agree. New ससुराल unboxing ये video. रहा मेरा नया ससुराल, और इससे पहले मेरा पुराना ससुराल आप लोग देख ही लिए होंगे। वो थोड़ा सा कच्ची घर था, इसलिए मैं अपना ससुराल ही चेंज कर लिया। पति भी चेंज कर ली हूँ। Emotional damage। अब तो समझ में नहीं आता कि ब्लॉगिंग और पैरोडी में डिफरेंस क्या है। इस हफ्ते के बेस्ट मीम्स थे ये। अगर आप भी ऐसे ही कोई मीम्स शेयर करना चाहें तो ये QR कोड स्कैन कीजिए, सार्थक सभा के मेंबर बनिए, और वहां पर आप जाकर अपने बेस्ट मीम्स शेयर कर सकते हैं, जिन्हें अगले एपिसोड में हम यहां रिव्यू करेंगे। साथ ही आपको क्या मिलता है? आपको मिलती है हफ्ते भर की खबर वाया एक्सक्लूसिव न्यूज़लेटर्स डायरेक्टली ऑन योर व्हाट्सएप। ये इस हफ्ते का एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया कुछ बेटर हो सकता है तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका रिव्यू क्या है। पिछले हफ्ते की सारी खबर आपको यहां मिल जाएंगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, शब बखैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।